दोस्तों, एक गरीब औरत थी जिसकी 7 खूबसूरत बेटियां थीं। उसका एक भी बेटा नहीं था और सातों ही बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। उस बूढ़ी औरत की सातों बेटियां ही बहुत शरीफ थीं। उस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी परवरिश की थी। उनकी जिंदगी में कयामत तब आई जब उस बूढ़ी मां की बड़ी 4 बेटियां प्रेग्नेंट हो गईं। और हैरत की बात तो यह थी कि उन 4 बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ यह गलत हरकत किसने की है। और जब इस कहानी का खुलासा होगा कि उन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों में से जमीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ यूं है कि एक राजकुमार का दरबार लगा हुआ था और राजकुमार अपने महल में बैठा सभी फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। उन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। राजकुमार बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि ऐ मां, आपको क्या परेशानी है? उस बूढ़ी औरत ने महल में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। राजकुमार गुस्से से बोला कि ऐ मां, आप बताइए, आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप परेशानी बताइए ताकि हम उसका हल कर सकें। बूढ़ी औरत राजकुमार से रोकर कहने लगी कि ऐ राजकुमार, मेरा जो मसला है मैं सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले को ही बताऊंगी, क्योंकि मैं बेवा औरत हूं। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूं। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूं, तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल को कोई मसला ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर ना घुस आए। इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूं। वह राजकुमार काफी परेशान होकर सोचने लगा कि यहां इतने बड़े बड़े मसले लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मसला है? यह औरत सबके सामने क्यों नहीं बताना चाहती? राजकुमार बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं। आपको कोई भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह दुखी बूढ़ी औरत रोकर बोली कि नहीं राजकुमार, नहीं, मैं आपको अकेले ही बात बताऊंगी। तो राजकुमार उठ खड़ा होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह बात मुझे अपनी बता सके। अब 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को राजकुमार के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो राजकुमार उससे कहता है कि ऐ मां, अब बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। वह बूढ़ी औरत राजकुमार के पांवों में गिरकर रोने लग जाती है। राजकुमार कहता है कि ए मां, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। मेरा दिल बैठा जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया। राजकुमार कहने लगा कि मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी राज में कोई इतनी दुखी औरत हो और मैं आपका दुख जानकर आपके दुखों पर महरम ना रखूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे अपना दुख बताइए। वह बूढ़ी औरत रोकर कहने लगी कि ऐ राजकुमार जी, मैं एक बेवा औरत हूं। मेरे पति को मारने का बहुत दिन हो गया है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोती हूं, उनके कपड़े धोती हूं और उनके घरों में काम करती हूं। और उन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उसी से मैं अपना घर चलाती हूं और उसी से अपना घर चलाकर बागवान शुक्र अदा करती हूं। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया कि मैं ऐसी गरीबी की जिंदगी जी रही हूं। मेरी 7 बेटियां वफादार हैं। वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूं। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट से है। ये बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैं जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी। बताओ, किसके साथ तुमने यह मूंग काला किया है और यह बच्चा किसका है? जब मैंने अपनी बेटी को काफी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि मां, मैं नहीं जानती कि यह बच्चा किसका है। ऐ मेरी प्यारी मां, मुझ पर यकीन करो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं की। मैं कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई। मैंने कभी किसी के साथ आंख नहीं मिलाई। ए मेरी प्यारी मां, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि ऐ राजकुमार जी, मैंने उस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वह बूढ़ी औरत राजकुमार को सुनाते हुए रोने लगी
कि ए राजकुमार, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी 9 महीना बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूरी के उस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। उसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास ले जाकर चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी यह भी प्रेग्नेंट है। और डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ यह सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने अपना हाल बागवान पर छोड़ दिया कि मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी हाम हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी वह हाला हो गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा कि मेरे घर पर क्या हो रहा है। उस दुखी मां का यह वाक्य सुनकर राजा हक्का बक्का हो जाता है कि यह कैसा वाक्य सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर राजा के पांव पकड़ लेती है कि राजा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पता करना है। मेरी बेटियों के साथ यह गलत हरकत को कौन कर रहा है? ऐ राजा, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़े। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे जरा पता नहीं चला कि वह इंसान कब आता है। हमारे घर उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। राजा पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, गा कि ए मां, तुम अब आ रही हो। जब तुम्हारी चौथी बेटी के साथ यह हरकत हुई है, तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी। अगर तुम उस वक्त यह बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ यह सब ना होता। मगर जो तुम जैसे गरीब लोग होते हैं, वह लोगों की बदनामियों से डर कर यह जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है। तुम्हें जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, फिर तुम लोग आकर बताते हो कि यह मसला हो गया है। और मां, तुम भी उन लोगों में से हो जो अब आई हो। वह बूढ़ी औरत अपनी गलती मानती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं अब आ चुकी हूं। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगना चाहिए कि वह कौन है। राजकुमार बहुत ही नेक दिल इंसान थे। कहने लगे कि ए माई, अब तुम घर जाओ। अब यह परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब यह परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी राज में कोई औरत इतनी दुखी हो। कोई जनवरी फरवर गरीब औरत पर जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सो लूं। मेरे राजा होने पर लानत है, इसलिए आप अपने घर जाइए। अब यह परेशानी मेरी है। वह बूढ़ी औरत वहां से खामोशी से अपनी चादर लपेट हुए वहां से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब राजकुमार वहां से निकलकर वापस आकर बैठ गए और बाकी तमाम लोगों के बात सुनने लगे। लेकिन राजा का ध्यान उसी औरत की तरफ था कि उस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। राजा लोगों के मसाइल सुनकर जब फ्री होता है तो वह अपने कमरे में सिपाही को बुलाता है। सिपाही जब राजा के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वह पूछता है कि ऐसी कौन सी बात बताकर गई है वह बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। राजा कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुल गया तो हम उसको सख्त सजा देंगे। सिपाही भी परेशान होकर बोला कि ऐ राजकुमार, बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर राजा उस सिपाही को सारा कहानी बता देता है और कहता है कि कोई दरिंदा है जो उस औरत के घर पर जुल्म की और उस दरिंदा शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि उस बेवा औरत की 4 बेटियों को उस दरिंदे ने गर्भवती कर दिया है और उस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी उसकी गर्भवती है। उस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि उस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। उसके बाद राजा सिपाही सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि ऐ राजकुमार जी, मेरे मन में एक आर्या आई है। राजा कहता है कि जल्दी बताओ, कौन सी आर्या है? सिपाही कहता है कि ऐ राजकुमार जी, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में यह बात बताऊंगा। तो सिपाही राजकुमार के कान में कुछ कह देता है, यानी कोई आर्या बताता है जो राजकुमार को भी पसंद आ जाती है। उसके बाद वह सिपाही एक बकरी लेकर उस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है। रात के तकरीबन 10 बज रहे होते हैं। सिपाही उस बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बूढ़ी औरत सिपाही को देखकर कहती है कि ऐ सिपाही, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? सिपाही बोला
कि जो परेशानी आप राजकुमार को बताकर आई हैं, उस बात से राजकुमार बहुत ही परेशान है। वो औरत बोली कि आपके हाथ में यह जो बकरी है, आप इसका क्या करोगे? सिपाही बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। अंदर आकर सिपाही बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर उस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखती रहना कि वह दरिंदा कैसे से पकड़ा जाएगा। इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाइएगा। अगर हमारा यह काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वह दरिंदा कौन है। उसके बाद सिपाही उस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर उस बकरी को बांध देता है और फिर छुप के उस घर से बाहर चला जाता है। और सिपाही जाते हुए उस बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाइएगा। यह बात मत सोचिए कि आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और सिपाही दो सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। सिपाही बूढ़ी औरत और उन लड़कियों को तमाम बात समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी आवाज नहीं होनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। उसके बाद सिपाही राजा के पास महल में चला जाता है। राजा इसी बात को लेकर काफी परेशान होता है। राजा सिपाही से कहता है कि ए सिपाही, तुमने उस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। तो सिपाही बोला कि जी राजकुमार जी, मैंने उस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम कराया हूं। सिपाही कहने लगा कि ए राजा, अब आप भी सो जाइए। राजकुमार कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूं, वह गरीब औरतें हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी जब तक मैं उस जालिम शख्स को पकड़ के उसको सजा न दे दूं। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वह शख्स घर की छत पर आकर और छत में से वह सहन में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी शख्स को देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। उस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था। हर तरफ सरना छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे, उन लोगों को जब बकरी की आवाज सुनाई दी तो उन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई अंदर आ चुका है और मकसद यही था उस बकरी को छत पर बांधने का कि उस घर में जो कोई शख्स भी आएगा, बकरी उसको देखेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज सुनकर सिपाही चौकन्न हो जाएंगे। अब जब वह शख्स घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया बकरी के बोलने से, और बाकी उन बुढ़िया औरत और उसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है। इसका मतलब है कि घर में कोई घुस आया है। वह भी चुकाना हो जाती है। बकरी की आवाज सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में सबको जागते हुए देखा तो वह पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वो सिपाही आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। उस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि उस आदमी को कोई पहचान न सके। जब उन सिपाहियों ने उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान देखने लगी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि यह आदमी हमारे साथ ऐसा करेगा। उसके बाद वह सिपाही उस बूढ़ी औरत को कहते हैं कि अब आप बेफिक्र होकर सो जाएं, आपका मुजरिम पकड़ा गया है। अब हम इस मुजरिम को राजा के महल में लेकर जाएंगे और कल सुबह इसका अंजाम होगा। आप पहुंच जाइएगा। अपनी तमाम बेटियों को लेकर आखिरकार सुबह हो गई। राजा का दरबार लगा हुआ था और वह आदमी घुटने टेक कर राजा के सामने बैठा हुआ था। उस आदमी के हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थीं। उस वक्त उस आदमी का चेहरा ढका जाता है। राजा के पास वह बूढ़ी औरत और उसकी बाकी 7 बेटियां भी आ जाती हैं। राजा बाकी तमाम लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वह मुजरिम राजकुमार और सिपाही, वह बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटियां वहां पर मौजूद थीं। राजा उस शख्स से कहने लगा कि क्यों भाई, अब इतना तो बता दे कि तुझे मेरा खौफ नहीं रहा था कि जब यह तुम्हारा जुर्म पकड़ा जाएगा तो तुम्हारी सजा मौत से कम नहीं होगी। राजा उन सिपाहियों से कहता है कि इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया जाए ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरे राज्य में इतनी हिम्मत किसकी हो गई है जो इस मजबूर बूढ़ी औरत की 4 बेटियों को गर्भवती कर दी। जब उसके चेहरे से नकाब हटता है तो वह बूढ़ी औरत करीब आकर उसके मुंह पर थूक देता है और कहती है कि ए दरिंदे, इंसान तुझे शर्म नहीं आई?
मेरी बेटियां तेरी बेटियों के जैसी हैं, यह तेरी सगी भतीजी है। इनके साथ तुमने ऐसी गंदी हरकतें की हैं, जो चाचा होता है वह बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? भतीजी, क्या बेटी, क्या यह तूने क्या जुर्म कर दिया है? बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और राजकुमार गुस्से से कहता है कि अगर कोई गैर होता तो हम समझते तुम सगे चाचा हो, बाप की तरह हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें गैरत नहीं आई? अरे चाचा क्या बाप, क्या इनके बाप इस दुनिया में नहीं है? और चाचा की जिम्मेदारी थी कि वह अपनी भतीजी का ख्याल करता, उनके रिश्तों की फिक्र करता, और तुम चाचा ही डाकू बने रहे। इसके बाद भी वह शख्स कहने लगा कि ऐ राजकुमार, मैं लड़कियों का चाचा हूं, यह हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामले से दूर रह। राजकुमार अपनी तलवार निकालकर उसके सर के ऊपर रख देता है और कहता है कि सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उस शख्स के चेहरे पर डर आता है और वह बताता है कि ऐ राजा, हम दो भाई थे, मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मेरे भाई की तो शादी हो गई, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था, क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसकी बेटियां हुईं, उसके सर पर तमाम जिम्मेदारी आ पड़ी, तो मेरे भाई का ध्यान मुझ में से कम हो गया और अपने घर वालों पर ज्यादा हो गया, और तब मेरे भाई का ध्यान मुझ में से हटने लगा। सारा ध्यान अपनी बीवी और अपनी बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती गई कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, और भाई से नफरत करने के नतीजे में मैं अपनी भाभी और अपनी भतीज से भी नफरत करने लगा। उसके बाद मेरा भाई मर गया। जब मेरे बड़े भाई की बेटी बड़ी जवान हुई तो वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा दिल उस पर आने लगा। मेरी नीयत जब खराब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी भतीजी जवान थी, इनकी शादियां नहीं हो रही थीं, खूबसूरत भी थी। जब मैं अपनी भतीजी को देखता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा हो जाती थी। मेरा दिल मुझे मजबूर करता था कि मेरी खूबसूरत भतीजी है, ये बाहर जाएंगी, इनकी शादियां होंगी तो मैं खुद ही इनके साथ ये गलत हरकत कर लूं। उसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया। मैं एक जादूगर के पास गया और उसे कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियां दो जिससे सूंघने के बाद तमाम लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना कर सके। बस इसी तरह ही तब से मैं वह जड़ी बूटियां लेकर घर की छत की तरफ से सहन में आ जाता और भाभी और उसकी बेटियों को वह जड़ी बूटियां सूंघा देता। उनको सूंघने से वह 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थीं, और जिसके बाद मैंने गलत करनी होती थी उसके साथ गलत कर लेता था और फिर उसको उसी हालत में छोड़ देता था जैसे उसको पता ही ना चले। उसको वैसे कपड़े पहना देता और फिर मैं घर वापस आ जाता, और जब मेरी भतीजी सुबह उठती थी तो उनको मालूम भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हुआ है, और यही काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन अगर मैं उस वक्त छत पर बकरी को देखकर समझ जाता कि यह बकरी मुझे चारा बनाने के लिए बांधी गई है तो मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा कि मेरी भाभी ने दूध लेने के लिए यह बकरी खरीदी है और छत पर बांध रखी है। मैंने उस वक्त बकरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान तो करने की तरफ था। उसके बाद जब वह शख्स अपना सारा गुनाह मान लेता है, अपना जुर्म कर लेता है, सिपाही को इशारा करता है, सिपाही अपनी तलवार निकालकर उस शख्स का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद उसका जिस्म थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर सजा के तौर पर ठंडा पड़ जाता है। इस तरह उस दरिंदे शख्स को, उस जालिम चाचा को सजा मिल जाती है। फिर राजा बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता है कि ऐ मां, अगर आप मुझे पहले बता देती तो आपकी बाकी 3 बेटियों को यह दुख ना झेलना पड़ता। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आपकी इन 4 बेटियों को वह खुशियां मैं दिलाएंगे जिनकी यह हकदार है। फिर राजकुमार अपने सिपाहियों में से 4 सिपाही, जो बहुत ही समझदार सुलझे हुए होते हैं, उन 4 सिपाहियों से उन 4 लड़कियों की शादी करवा देता है और बहुत सारा माल दौलत, पैसा भी साथ देता है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत रोकर बादशाह का शुक्रिया अदा करती है। बादशाह सलामत कहता है कि अब आप बेफिक्र हो जाएं। जब आपकी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इनके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देख कर इनका रिश्ता करवा दूंगा। यह कहानी इंसाफ और न्याय की मिसाल पेश करती है, जहां एक नेक राजा ने एक मजबूर और बेबस औरत की मदद की और उसकी बेटियों को इंसाफ दिलाने का वादा किया। साथ ही
यह उस निर्दय व्यक्ति की भी कहानी है जिसने रिश्ते की पवित्रता को तार तार किया। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अगर हम पर या हमारे आसपास किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अपनी आवाज उठाना और अपने हक के लिए लड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि हम खामोश रहेंगे तो दुनिया हमें और ज्यादा दबाएगी। दोस्तों, इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि हर कोई इससे सबक ले सके और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर सके। अगर आपको ऐसी और भी सीख देने वाली कहानियां देखनी है तो हमारे चैनल जनता स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हो, सिटी का नाम जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।